दोस्तों, हमने हमेशा से ये बात सीखी है कि इंसान को सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब सामने हिंसावादी लोग होते हैं तो ईमानदारी कमजोर पड़ जाती है। आज की हमारी सीरीज भी कुछ ऐसी ही है, जिसका नाम है ब्लैक वॉरेंट। और यकीन मानिए, ये सीरीज 2025 में रिलीज हुई सबसे शानदार सीरीज में से एक है। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 1981 में तिहाड़ जेल से होती है, जहां पर आज सुनील कुमार गुप्ता नाम का आदमी जेलर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया था। सामने बैठे सीनियर सुनील से पहला सवाल ये करते हैं कि तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए। जवाब में सुनील कहता है कि मुझे ये नौकरी अपने परिवार की हेल्प करने के लिए और देश को ईमानदारी की राह पर लाने के लिए चाहिए। तीनों ही इंटरव्यूअर सुनील का शरीर देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि एक जेलर की कद काठी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, जबकि सुनील का शरीर उसके बिल्कुल विपरीत था। सुनील अपनी काबिलियत के बारे में बताकर उन तीनों को यकीन दिलाता है कि ये काम उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो एक लॉ स्टूडेंट है और उसमें हर चीज की समझ भी है। सुनील की बातें सुनने के बाद वे लोग उसका इंटरव्यू पास कर देते हैं, लेकिन एक जेलर बनने का सफर इतना आसान नहीं था। सुनील की अगली अपॉइंटमेंट सुपरिटेंडेंट BLVLJ के साथ होती है, जो उसको देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल के कैदी ईमानदार सुनील को कच्चा खा जाएंगे। सुनील उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन वे मानते नहीं। सुनील के बगल में दो पंजाबी और हरियाणवी लड़के भी खड़े थे, जिनके नाम थे दहिया और मंगत। फिर सुपरिटेंडेंट उन दोनों को चुन लेते हैं, क्योंकि वे दोनों कद काठी से मजबूत थे। फिर सुनील उदास होकर वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर उसकी मुलाकात होती है जेल के सबसे खतरनाक कैदी चार्ल्स शोभाराज से। चार्ल्स को हम जेल का बॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि जेल के हर कोने में उसी का राज चलता है। सुपरिटेंडेंट से लेकर DSP तक सभी उससे डरते हैं, क्योंकि चार्ल्स के पास उनके खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनकी हेल्प से वो उनकी नौकरी तक खा सकता है। दरअसल चार्ल्स एक इंटरनेशनल बिकनी किलर है, जिसने सैकड़ों लड़कियों की जान ली है, लेकिन इसके बाद भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चार्ल्स को सुनील कुमार गुप्ता एक ही नजर में पसंद आ जाता है, इसलिए वो सुपरिटेंडेंट के पास जाकर उसकी नौकरी पास करवा देता है। सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि यह चार्ल्स कौन है, लेकिन उसे नौकरी मिल गई थी, उसे और क्या चाहिए। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत DSP तोमर को रिपोर्ट करने चला जाता है। चेकिंग के दौरान सुनील मंगत से पूछता है कि आखिर ये चार्ल्स है कौन, लेकिन उसका जवाब सुनकर सुनील के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल बिकनी किलर ने उसकी हेल्प की थी। DSP तोमर सुनील, मंगत और दहिया को पूरी तिहाड़ जेल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जेल को कभी भी अफसर नहीं चलाते, बल्कि उसे कैदी चलाते हैं, जो उन्हें हर पल की रिपोर्ट देते हैं। तोमर ने जेल के कुछ कैदियों को नंबरदार की पोस्ट पर रखा हुआ था, जिसके अंतर्गत वे सभी कैदियों को नियंत्रण में रखते थे। हर नंबरदार की कमर में एक ब्लैक बेल्ट होती है, ताकि वे कैदियों से अलग दिखें। तिहाड़ जेल का एक और भी नियम था कि यहाँ जो भी कैदी सांप को मारेगा, उसकी 15 दिन की सजा माफ कर दी जाएगी। लेकिन इस नियम के चक्कर में दो कैदियों के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर तोमर उन दोनों से पूछता है कि सांप को किसने मारा, लेकिन दोनों यही जवाब देते हैं कि सांप को उन्होंने मारा है। फिर तोमर तय करता है कि वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा और ना ही सांप को मारने वाले कैदी को इनाम देगा, लेकिन सुनील को ये बात सही नहीं लगती। फिर सुनील तोमर से कहता है कि इन दोनों में से किसी एक ने तो सांप को मारा ही होगा, इसलिए उसे इनाम मिलना चाहिए। लेकिन सुनील की ये बात सुनने के बाद तोमर इसका सारा जिम्मा सुनील के कंधों पर सौंप देता है। फिर तोमर सुनील से कहता है कि अब ये तुम पता लगाओगे कि सांप को किसने मारा, और इसके बाद तोमर वहां से चला जाता है। सुनील का तिहाड़ जेल में पहला दिन था, इसलिए वो इस काम को करने के लिए इनकार नहीं करता, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच का पता कैसे लगाए। फिर सुनील दोनों कैदियों को आगे बुलाता है और फिर उनके नाम पूछता है। पहला कैदी, जो देखने में थोड़ा सीधा साधा था, वो अपना नाम सरजू बताता है, जबकि दूसरा गुस्सैल कैदी अपना नाम बताने को भी तैयार नहीं था। सुनील के दोबारा पूछने पर वो अपना नाम नीला बताता है, लेकिन इतना कहते ही वो चाकू से सूरज के गाल पर हमला कर देता है, जिसके बाद नंबरदार सुनील को सुरक्षित बाहर ले जाते हैं। सुनील को अंदाजा भी नहीं था कि वो अपना पहला केस इस तरह से शुरू करेगा, और अब उसे समझ में आ गया था कि हरियाणवी और पंजाबी लड़के इस काम के लिए क्यों सही हैं। हाथ मुंह धोने के बाद सुनील खाना खाने बैठ जाता है। फिर तोमर वहां आकर उन तीनों को समझाता है कि तुम्हें एक टीम बनकर काम करना होगा। तोमर जेल में हुई घटना से बहुत नाराज था, क्योंकि ये घटना जेलर सुनील के सामने हुई थी, जबकि सुनील के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर तोमर सुनील को बताता है कि नीला त्यागी गैंग का सदस्य है और हम लोग त्यागियों से दूर ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने शुरुआत की है।
इसलिए नीला को सबक सिखाना जरूरी है। ड्यूटी खत्म होने के बाद सुनील अपने घर चला जाता है और अगले दिन दहिया तिहाड़ जेल में आकर नीला की अच्छे से खबर लेता है। दहिया नीला को इतना मारता है कि उसकी आत्मा तक कांप जाती है, लेकिन सुनील की टेंशन अभी भी कम नहीं हुई थी क्योंकि सांप के कातिल को ढूंढना बाकी था। फिर तोमर उन तीनों को ही दर्जी के पास लेकर जाता है और उन्हें अपनी वर्दी बनवाने के लिए कहता है। अब सुनील तोमर से माफी मांगता है कि उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तोमर उसे कहता है कि ये केस अब तुम ही सुलझाओगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जेल का कोई भी ऑफिसर और कैदी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अब सुनील बुरा फंस गया था क्योंकि ना वो उन खतरनाक कैदियों से बात कर सकता था और ना ही इस केस से पीछे हट सकता था। रात को सुनील एक नंबरदार से मिलता है जो उसे जेल की सभी छोटी बड़ी गैंग के बारे में बताता है। तिहाड़ जेल की सबसे बड़ी गैंग थी त्यागी गैंग, जिसका लीडर है सन्नी त्यागी। लेकिन जेल के सारे खून खराबे सनी का दाहिना हाथ लवली करता था। त्यागियों का धंधा ड्रग्स और पैसों की हेराफेरी का था, जिसमें पुलिस भी उनकी हेल्प किया करती थी ताकि सभी लोग मुनाफे में रहें। अब बारी आती है जेल की दूसरी बड़ी गैंग की, जिसका नाम है हड्डी गैंग। हड्डी गैंग का लीडर था अनिल राणा। ये गैंग त्यागियों की बहुत पुरानी दुश्मन है। अब हड्डी गैंग का काम था शराब की स्मगलिंग करने का, और जो कोई भी उनके धंधे में दखल देता था वे उसे खत्म कर देते थे। जेल की तीसरी बड़ी गैंग का नाम है सरदार गैंग। इस गैंग का लीडर था गुरतेज सिंह। लेकिन ये गैंग त्यागियों और हड्डी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इस गैंग वाले किसी से कोई भी मतलब नहीं रखते थे। इन तीनों के अलावा भी तिहाड़ जेल में कई छोटी बड़ी गैंग थी, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं था। नंबरदार सुनील को समझाता है कि यहाँ अगर टिकना है तो अच्छे लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, जैसे कि चार्ल्स शोभाराज से, क्योंकि चार्ल्स से कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अब सुनील को उसकी सारी बात समझ में आ जाती है और फिर वो अपने केस पर छानबीन शुरू कर देता है। सुनील के पूछने पर हर कैदी यही कह रहा था कि सांप को नीला ने मारा है, क्योंकि वे सभी त्यागियों से डरते थे। लेकिन सरजू बार बार सुनील से यही कहता है कि सांप को मैंने मारा है। अब सुनील इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चार्ल्स की हेल्प लेता है, क्योंकि जेल में सिर्फ चार्ल्स ही है जो सुनील की बात सुनता था। चार्ल्स सुनील से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस पहेली को सुलझाने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट और तोमर चार्ल्स को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि अखबार में हर रोज चार्ल्स की बड़ी बड़ी खबरें छपती थी, और अगर वो इस जेल से भी भाग गया तो होम मिनिस्ट्री उनका जीना मुश्किल कर देगी। फिर तोमर सुपरिटेंडेंट से कहता है कि कुछ दिनों तक हमें चार्ल्स पर कंट्रोल करना होगा ताकि ये मामला शांत हो जाए। लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज रात होम मिनिस्टर खुद उनकी जेल में इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। अब होम मिनिस्टर की अचानक एंट्री से पूरा तिहाड़ जेल थर्रा उठता है। उस वक्त तोमर अपने घर में था, इसलिए सुनील को उन्हें अटेंड करना पड़ता है। फिर सुनील एक ऑफिसर की हेल्प से पूरे जेल में खबर फैला देता है कि यहाँ पर होम मिनिस्टर आए हुए हैं, और तोमर के भी घर में इस बात की खबर दे दी जाती है। लेकिन तोमर की बेटी तोमर को वहाँ पर आने नहीं दे रही थी। सुनील तोमर का बहुत इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आता। फिर सुनील होम मिनिस्टर को पूरा जेल खूब अच्छे से दिखाता है और फिर वे सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक कैदी नशे की हालत में उन्हें शराब ऑफर करता है। होम मिनिस्टर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जेल में कैदियों को शराब दे कौन रहा है, और अब वे इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला करते हैं। अगले दिन दहिया उस कैदी को मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। फिर बीएलजे और तोमर दोनों ही सुनील को डांटते हैं कि उसने होम मिनिस्टर को अटेंड क्यों किया, लेकिन सुनील उनसे यही बात कहता है कि उसने तोमर साहब को फोन करके बुलाया था, लेकिन वो आए ही नहीं। इस बात पर तोमर साफ साफ मना कर देता है कि मेरे पास तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, और ये देखकर सुनील हैरान रह जाता है। अब तोमर बाहर जाकर सुनील की अच्छे से खबर लेता है, क्योंकि सुनील ने सुपरिटेंडेंट के सामने ही फोन वाली बात बता दी थी। फिर तोमर उसे कहता है कि सांप को नीला ने मारा है, जबकि सुनील को लगता था कि सांप को सरजू ने मारा है। सुनील तोमर को अपनी इकट्ठा की हुई सारी जानकारी और सूरज की आंखों में दिख रहे सच के बारे में बताता है, लेकिन तोमर उसे कहता है कि ये सब बकवास है। दया, प्यार और ईमानदारी तिहाड़ जेल में नहीं चलती। तिहाड़ में टिकने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कोई सांप है, कुछ काटते हैं और कुछ कटवाते हैं। अब सुनील को तोमर की ये बात काफी हद तक समझ में आ जाती है, लेकिन वो एक ईमानदार ऑफिसर है और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी ईमानदारी कभी भी नहीं छोड़ सकता। अब होम मिनिस्ट्री के एक्शन लेने के बाद सुनील को सस्पेंड कर दिया जाता है और बीएलवीएलजे को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। सुनील को सस्पेंड होने से ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसने सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी उसे सस्पेंड होना पड़ा। घर में सुनील के पिता उसे समझाते हैं
कि ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत हर जेल में होती है, इसलिए सुनील को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कुछ समय बाद वे लोग तुम्हें वापस बुला लेंगे। अब सुनील के बाबूजी ने भले ही उसे दिलासा दे दिया हो, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी पहली नौकरी कुछ ही दिनों में उसके हाथ से चली गई थी। जेल में अभी भी सरजू और नीला की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, जिसके बाद सरजू हड्डी गैंग के पास हेल्प मांगने जाता है। दूसरी तरफ सुनील का परिवार अभी भी गरीबी के दौर से गुजर रहा था, इसलिए उन्हें हर वक्त यही चिंता रहती थी कि सुनील को नौकरी कब मिलेगी। फिर एक दिन सुनील को अखबार में मशहूर मुजरिम रंगा और बिल्ला की खबर दिखती है, जिसको देखकर वो सोच में पड़ जाता है। दरअसल अगले हफ्ते रंगा और बिल्ला नाम के दोनों मुजरिमों को फांसी होने वाली थी, और पिछले 5 साल में पहली बार तिहाड़ जेल में किसी को फांसी हो रही थी। सुनील इस खबर को देखते ही कुछ सोचने लगता है, लेकिन अब वो क्या करेगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सेकंड एपिसोड की शुरुआत 26 अगस्त 1978 से होती है, जहां हम संजय और गीता नाम के 2 भाई बहनों को देखते हैं। संजय और गीता वे बच्चे थे जिनके कत्ल रंगा और बिल्ला ने किए थे, लेकिन उन्होंने ये काम कैसे किया इसका पता आपको आगे चलेगा। तभी कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है, जब सुनील तिहाड़ जेल में इंटरव्यू के लिए आया था। सामने बैठे सीनियर ने सुनील से कई सवाल किए, जिनके सवालों में से एक सवाल ये भी था कि वारंट का क्या मतलब है। फिर सुनील उनसे कहता है कि वारंट मौत का दूसरा नाम है। किसी मुजरिम के फांसी के बुलावे को भी वारंट कहा जाता है, और जज साहब इसे जारी करने के बाद अपनी पेन की निब तोड़ देते हैं, ताकि इस पेन से किसी और मुजरिम को ऐसी सजा ना सुनाई जाए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। रंगा बिल्ला की खबर पढ़ने के बाद सुनील को वही बात याद आ रही थी। फिर सुनील अपनी नौकरी के लिए एक बार फिर से तिहाड़ जेल में जाता है, जहां अब बीएलजे के बदले नए सुप्रिटेंडेंट साहब आ गए थे। उस समय तोमर नए सुप्रिटेंडेंट के पास बैठकर बातचीत कर रहा था, लेकिन सुनील को वहां पर देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब नए सुप्रिटेंडेंट को सुनील गुप्ता के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि सुनील की वजह से ही वो तिहाड़ जेल के नए सुप्रिटेंडेंट बने थे। फिर सुनील उन्हें और तोमर को समझाता है कि उसे एक बार फिर से तिहाड़ जेल में आना होगा, क्योंकि रंगा और बिल्ला की फांसी के चलते मीडिया उनसे कई सवाल पूछेगी, और इन सवालों के जवाब देने के लिए वहां पर एक लॉ स्टूडेंट का होना जरूरी है। लेकिन सुप्रिटेंडेंट को ये बात बिल्कुल बकवास लगती है, क्योंकि एक फांसी पर क्या ही सवाल उठ सकते हैं। लेकिन तोमर उन्हें कहता है कि सुनील की बात सही है, क्योंकि मीडिया तिहाड़ की सुरक्षा और उनकी खातिरदारी के तरीकों को लेकर काफी उल्टे सीधे सवाल कर सकती है, जिनके जवाब देने के लिए हमें सुनील की जरूरत पड़ेगी। फिर सुप्रिटेंडेंट तोमर की बात सुनकर सुनील को एक मौका दे देता है। फिर सुनील के जाने से पहले वो उसे कहते हैं कि प्रतिभा सेन नाम की औरत से सावधान रहना, क्योंकि प्रतिभा एक ऐसी पत्रकार है जिसका लिखा हुआ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पढ़ते हैं। अब सुनील उनकी सभी बातें समझ गया था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर बाहर जाकर तोमर सुनील दहिया और मंगत को साथ काम करने के लिए समझाता है, क्योंकि रंगा और बिल्ला कभी भी कुछ भी कर सकते थे। तोमर उन्हें कालू और फकीरा नाम के 2 जल्लादों के बारे में भी बताता है, जो रंगा बिल्ला को फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल में आने वाले थे। तोमर सुनील को चेतावनी देता है कि प्रतिभा से बात सोच समझकर करना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारी कोई भी गलत बात अखबार में छाप दी तो रंगा बिल्ला से पहले तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब ये बात कहकर तोमर ने सुनील को डरा दिया, जिसके बाद सुनील सीधा रंगा बिल्ला को देखने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद प्रतिभा तिहाड़ आ जाती है, ताकि वो रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू ले सके। फिर वो सुनील से भी कई सवाल पूछती है, जिनके चलते वो फंस सकता था, लेकिन सुनील उनको कहता है कि आप अपने सारे सवाल लिख कर दे दीजिए, वो आराम से आपके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। अब सुनील इंटरव्यू की तारीख फांसी की तारीख से ठीक 1 दिन पहले रखता है, ताकि प्रतिभा अखबार में कुछ भी ना छाप सके। उस वक्त तो प्रतिभा वहां से चली जाती है, लेकिन उसके बाद सुनील उसके पूछे हुए सवालों के बारे में सोचने लगता है। प्रतिभा के हिसाब से रंगा और बिल्ला मुजरिम नहीं है, क्योंकि अगर वो सच में मुजरिम होते तो पुलिस मीडिया और पत्रकारों को सवाल पूछने से नहीं रोकती। सुनील प्रतिभा के साथ हुई सारी बातों के बारे में तोमर को बताता है, लेकिन तोमर कहता है कि ये सब बकवास है। रंगा और बिल्ला मुजरिम है और उन्हें किसी भी कीमत पर फांसी होकर रहेगी। फिर जब सुनील अपने ऑफिस में बैठा था तो उसे प्रिया नाम की लड़की का फोन आता है। ये लड़की पहले भी कई बार गलती से तिहाड़ जेल में फोन कर चुकी थी। अब प्रिया की बातों से साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसने जानबूझकर तिहाड़ जेल में फोन किया है, ताकि वो सुनील से कुछ देर बात कर सके। प्रिया सुनील के काम और रंगा बिल्ला केस के बारे में उससे पूछने लगती है, लेकिन सुनील को रंगा बिल्ला के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि उसके माता पिता ने बचपन से ही उसको हिंसावादी लोगों से दूर रहने की प्रेरणा दी थी। सुनील का जवाब सुनकर प्रिया उसे रंगा बिल्ला की थोड़ी और कहानी बताती है,
जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम गीता और संजय नाम के 2 बच्चों को देखते हैं जो सड़क पर आकाशवाणी भवन जाने के लिए लिफ्ट मांग रहे थे। तभी 2 लोग गाड़ी रोककर उनको लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन बच्चों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों ने उन्हें लिफ्ट दी है वही लोग उनको खत्म कर देंगे। तभी प्रिया का फोन कट जाता है, लेकिन इस अधूरी कहानी को तोमर पूरा करता है। तोमर उसे बताता है कि रंगा और बिल्ला हमेशा एक दूसरे पर ही आरोप लगाते हैं। रंगा का कहना है कि बिल्ला ने गीता का रेप किया और फिर संजय को भी मार डाला, जबकि बिल्ला का कहना है कि रंगा ने उन दोनों को मारा है। फिर सुनील तोमर से कहता है कि रंगा ने कोर्ट में अपील भी दायर की थी कि उसने दबाव में आकर अपने सिर इल्जाम लिया था, लेकिन ये बात सुनकर तोमर सुनील को फटकार लगाता है क्योंकि गीता और संजय का खून रंगा और बिल्ला ने मिलकर किया था। ना ही रंगा सच बोल रहा था और ना ही बिल्ला। फिर रात को जब सुनील अपने घर पर बैठा था तो प्रतिभा सेन के लिखे हुए सारे सवाल पढ़ रहा था। फिर कुछ देर बाद सुनील की माँ उसके पास आती है और कहती है कि जेल की नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी, लेकिन सुनील उनसे कहता है कि मैं वो नौकरी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना है। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया और अब मैं ये साबित करके ही रहूंगा कि सुनील कुमार गुप्ता सब कुछ कर सकता है। अगले दिन कालू और फकीरा तिहाड़ जेल में आ जाते हैं क्योंकि रंगा बिल्ला की फांसी में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उनका स्वागत बड़े ही जोर शोर से किया जाता है। फिर सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर रंगा और बिल्ला के हाथ पांव बंधवा देते हैं ताकि वे कोई भी हरकत ना कर सके। तभी फांसी की एक रात पहले प्रतिभा सेन भी तिहाड़ जेल में आ जाती है ताकि वो रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू ले सके। उनके इंटरव्यू लेने से पहले ही सुनील उन्हें सारे नियम बता देता है कि वो कोई भी इधर उधर की बात उन दोनों से नहीं पूछेगी, सिर्फ उनकी फांसी से जुड़ी बातें ही पूछी जाएंगी। फिर सारी बातें समझाने के बाद प्रतिभा को बिल्ला से मिलवाया जाता है जो अभी भी बस रोए ही जा रहा था। बिल्ला प्रतिभा को बताता है कि मैंने पहले भी कई गुनाह किए हैं, लेकिन गीता और संजय को मैंने नहीं मारा। फिर प्रतिभा बिल्ला से उसके बचपन के बारे में पूछती है। फिर जवाब में बिल्ला कहता है कि मेरा बचपन बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, मुझे कम उम्र में ही काम करना पड़ा ताकि मैं अपने परिवार की हेल्प कर सकूं, लेकिन अब मेरा परिवार मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं है। बिल्ला की पूरी कहानी जानने के बाद प्रतिभा उससे पूछती है कि तिहाड़ में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन उनके इतना पूछने पर ही सुनील नाराज हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही सभी नियम बता दिए थे। फिर सुनील तुरंत ही ये इंटरव्यू खत्म कर देता है, जिसके बाद प्रतिभा रंगा से मिलने की मांग करती है, लेकिन रंगा प्रतिभा से नहीं मिलना चाहता था। फिर प्रतिभा सुनील से कहती है कि तिहाड़ में मुजरिमों को टॉर्चर किया जाता है, इसीलिए वो लोग इंटरव्यू तक नहीं देना चाहते। फिर वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सुनील कल की तैयारी में लग जाता है क्योंकि कल उन दोनों को फांसी होने वाली थी। तभी अगले दिन जल्लाद कालू और फकीरा रंगा बिल्ला को मारने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। बिल्ला मरने से पहले चीख चीख कर रो रहा था और रंगा अपने भगवान को याद कर रहा था कि अगर मैं गलत नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब फांसी के वक्त सभी ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे। फिर घड़ी में ठीक 6 बजते ही जल्लाद रंगा और बिल्ला को लटका देते हैं, जिसके बाद बिल्ला तो तुरंत मर जाता है, लेकिन रंगा में अभी भी जान बाकी थी। और ये सब देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि रंगा की सांसें अभी भी चल रही हैं, क्योंकि रस्सी से लटकने के बाद आज तक कोई भी नहीं बचा है। फिर सुपरिटेंडेंट नाराज होकर तोमर से पूछता है कि ये मरा क्यों नहीं, लेकिन तोमर के साथ सुनील और दोनों जल्लाद भी ये देखकर हैरान थे। फिर फकीरा सुपरिटेंडेंट से कहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी को फांसी दी हो और इंसान मरा ना हो, लेकिन आज पता नहीं ये कैसे हो गया। फिर तोमर सुपरिटेंडेंट से कहता है कि हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि अभी रंगा की सांसें चल रही हों, लेकिन कुछ देर बाद वो भी बंद हो जाएंगी। तोमर के कहने पर वे सभी कुछ देर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रंगा की सांसें अभी तक बंद नहीं हुई थी। अब तोमर गुस्से में अपने एक ऑफिसर को नीचे भेजता है और कहता है कि रंगा के पैरों को पकड़कर खींचो, लेकिन सुनील ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसको अपने सीनियर्स के दबाव में आकर मीडिया के सामने झूठ बोलना पड़ता है। अब हमेशा ईमानदारी की राह पर चलने वाला सुनील आज मीडिया के सामने झूठ बोल ही देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो एक बार फिर से उसको सस्पेंड कर दिया जाता। सुनील ने जिस टाइपराइटर से ये रिपोर्ट लिखवाई थी वो उससे अपनी कहानी बनाता है कि कैसे उसने ईमानदारी की राह पर चलना चाहा, लेकिन उसका हाथ तोड़ दिया गया। अब प्रतिभा सेन को सुनील की आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अब वो आगे क्या करेगी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फिर मीडिया के सामने झूठ बोलने के बाद तोमर बड़ी ही खुशी से सुनील का स्वागत करता है और कहता है वेलकम टू तिहाड़ जेल जेलर साहब। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जेल के अंदर टेंशन का माहौल था,
क्योंकि जेल से 180 बच्चे भाग गए थे। फिर तोमर, मंगत और दहिया सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी उन छात्रों के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर एसपी मंगत से कहता है कि मुझे कल तक वो बच्चे वापस चाहिए, वरना वापस अपने गांव में खेती करते नजर आओगे। अब ये छात्र कौन है और एसपी उन्हें लेकर केवल मंगत को ही क्यों डांट रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था। रंगा और बिल्ला की फांसी के बाद बिल्ला तो मर जाता है, लेकिन रंगा की सांसें अभी भी चल रही थी। फिर सबके जाने के बाद रंगा अपनी आंखें खोलता है और ये जिंदा कैसे बच गया ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि तिहाड़ जेल में कई सारे बच्चे किसी बात को लेकर विद्रोह कर रहे थे। फिर दहिया और मंगत उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नारेबाजी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद छात्र प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारे लगाते हैं और इस बात पर पुलिस विभाग गुस्सा हो जाता है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। अब छात्र पुलिस विभाग से सवाल करते हैं कि उन्हें क्यों पकड़ा गया है और उनके परिवार वाले उनसे मिलने कब आएंगे। फिर जवाब में मंगत उन्हें कहता है कि वे कल आएंगे। तभी तोमर छात्रों की पूरी जिम्मेदारी मंगत को सौंप देता है, क्योंकि वो उन्हें अच्छे से संभाल पा रहा था। उन छात्रों की भीड़ को देखकर सुनील बहुत डर जाता है, लेकिन दहिया हर एक छात्र की अच्छे से खबर लेता है। फिर दहिया सुनील को समझाता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसी तरह डरते रहे तो कभी भी धाकड़ पुलिस वाले नहीं बन सकते। फिर दहिया सुनील को कहता है कि इन सभी छात्रों को शांत करवा के दिखाओ, लेकिन सुनील जिस तरह से उन्हें शांत करवा रहा था उसको देखकर दहिया को भी हंसी आ जाती है। फिर दहिया खुद कड़क आवाज में उन्हें शांत करवाता है और सुनील को दिखाता है कि वर्दी की पावर किसे कहते हैं। छात्रों को शांत करवाने के बाद दहिया, सुनील और मंगत एक साथ खाना खाते हैं। तभी दहिया सुनील को धाकड़ पुलिस ऑफिसर बनने के और भी तरीके समझाता है। वो सुनील को कहता है कि सबसे पहले तुम्हें गाली देना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे मुंह से गाली नहीं आएगी तब तक तुम्हारी बात में वजन नहीं होगा। फिर सुनील बहुत कोशिश करता है कि वो गाली दे, लेकिन उसके मुंह से गाली निकलती ही नहीं। दूसरी तरफ सभी छात्र एक साथ बैठकर तिहाड़ जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये काम कैसे करें। उनकी बातें सुनकर एक छात्र नींद से जागता है और उन सभी को अपना परिचय देता है। उसका नाम गर्वित दुग्गल था, जिसको एक मर्डर के केस में तिहाड़ जेल में लाया गया था। सभी छात्र उसे बताते हैं कि वे यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर गर्वित हंसने लगता है। अब शायद यही उनको प्लान बताएगा। फिर अगली सुबह एसपी तोमर, सुनील और मंगत को बुलाकर आतंकवादी मकबूल भट्ट के बारे में बताते हैं, जिसकी अपील कोर्ट ने पास कर दी थी और अब वे उसे फांसी नहीं दे सकते। फिर मंगत एसपी को बताता है कि मकबूल एक आतंकवादी है और उसने एक सीआईडी ऑफिसर को भी मारा है, इसीलिए उसे बाकी कैदियों के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो उनके साथ रहेगा तो वो बाकी कैदियों को भी हमारे खिलाफ भड़का देगा। इसके अलावा अगर हमने मकबूल को बाहर निकाला तो हमें करतार और उजागर को भी बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे टेंशन का माहौल पैदा हो जाएगा। फिर तोमर एसपी को कहता है कि मैं इस बात का कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालूंगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सुनील खुद मकबूल को फांसी वाले कमरे से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात गर्वित से हो जाती है। फिर वो एक ऑफिसर से कहकर मकबूल को वहां से भिजवा देता है। फिर वो गर्वित से पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी इन छात्रों के साथ दोस्ती कैसे कर ली। फिर गर्वित बताता है कि ये सब यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन सुनील गर्वित की इस बात को मजाक में ले जाता है, क्योंकि तिहाड़ जेल से भाग जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। फिर कुछ देर बाद उन छात्रों के परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं और उनके आते ही तिहाड़ में भीड़ लग जाती है। हर छात्र के घर से केवल 2 लोग अलाउड थे, लेकिन दहिया और मंगत रिश्वत लेकर और भी लोगों को अंदर आने देते हैं। अब तोमर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए था, क्योंकि दहिया और मंगत को रिश्वत से मिला पैसा अल्टीमेटली तोमर के पास ही जाना है। फिर खाना खाने के वक्त करतार और उजागर सुनील से गुजारिश करते हैं कि वो उन्हें अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर दे, लेकिन सुनील जेल के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता था। फिर सुनील के बगल में खड़े सैनी साहब उसे बताते हैं कि ये दोनों भाई कई सालों से एक ही साथ रह रहे हैं, इसलिए अब वे दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। और इसके अलावा डॉक्टर जैन, जिन्होंने इन दोनों से अपनी पत्नी का कत्ल करवाया, वो मजे से लाइब्रेरियन बनकर बैठा है। अब सैनी साहब सुनील को तिहाड़ की असलियत के बारे में बताते हैं कि कई सालों से किसी भी ऑफिसर की इस सिस्टम के खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। दरअसल तिहाड़ में बंद आधे से ज्यादा कैदी बिना किसी कारण के यहाँ पर फंसे हुए हैं, और जिन्होंने सच में गुनाह किया है वो पुलिस को पैसे खिलाकर मजे से जिंदगी काट रहे हैं। इतने सालों में कितने ऑफिसर आते जाते रहे, मगर जेल की हालत कभी भी नहीं बदली। फिर सैनी साहब सुनील को बताते हैं कि तिहाड़ में सांपों के अलावा एक मोर भी है,
और जब मोर एक पूरे हिस्से को सुंदर बना सकता है तो तुम तो एक पुलिस वाले हो। सैनी साहब के कहे हुए एक एक शब्द सुनील के दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अकेला ये सब कैसे करेगा। अब थोड़ा समय और बीता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन शाम होते ही तिहाड़ जेल में वार्निंग सायरन बजने लगता है। ये वही सीन है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, और इसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब मंगत को कैसे भी करके सुबह तक एसपी को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बचे हुए किसी भी छात्र को ये नहीं पता था कि बाकी के 180 कैदी कैसे भागे। फिर मंगत सभी नंबरदार्स को जाकर गालियां देने लगता है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे से 180 छात्र भाग गए थे। फिर डीएसपी तोमर कुछ मद्रासी गार्ड्स के पास जाता है और उनसे छात्रों के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें भी छात्रों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी सुनील के पास एक बार फिर से प्रिया का फोन आता है, क्योंकि वे दोनों अब तक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर सुनील प्रिया को कहता है कि अभी मुझे टेंशन है, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। फिर कुछ देर बाद दहिया परेशान होकर सुनील के पास जाता है और कहता है कि मारामारी का कोई केस होता तो मैं आराम से सुलझा लेता, लेकिन ये केस केवल दिमाग से ही सुलझाया जा सकता है, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा, नहीं तो मंगत की नौकरी चली जाएगी। अब सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि वो भागे हुए छात्रों का पता कैसे लगाए, लेकिन तभी उसे चार्ल्स शोभाराज की याद आती है, जो हर बार उसकी हेल्प करता है। अब सुनील सीधा चार्ल्स की जेल में पहुंच जाता है और उसे भागे हुए छात्रों के बारे में बताता है, लेकिन चार्ल्स को यह खबर पहले ही मिल चुकी थी। फिर वो सुनील को देखते ही समझ जाता है कि वो जरूर मुझसे हेल्प मांगने के लिए आया है। फिर सुनील चार्ल्स से पूछता है कि अगर आपको यहाँ से भागना होता तो आप क्या करते। फिर जवाब में चार्ल्स कहता है कि अगर एक छात्र तिहाड़ से भागता तो ये बहुत ही आसान काम था, लेकिन 180 बच्चे एक साथ वहाँ से भागे कैसे, इसका मतलब ये काम चुपचाप तो नहीं हो सकता। फिर वो सुनील को एक हिंट देता है कि ये सब एक जादूगर की ट्रिक जैसा है। सभी लोग जागते हुए भी सो रहे थे, इसका मतलब वे छात्र अधिकारियों के सामने ही भागे हैं, बस किसी को पता ही नहीं चल पाया। चार्ल्स को तो ये भी पता था कि सुनील ने सैनी साहब से बात की है। फिर वो सुनील को कहता है कि हमेशा ध्यान रखना, जो लोग तुम्हें जरूरी लगते हैं या तुम्हारे सामने खुद की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं, वे हमेशा तुम्हारे पीछे छुरी लेकर खड़े होंगे। अब सुनील को चार्ल्स की बात समझ में आ जाती है और वो उन 180 छात्रों को ढूंढने के लिए खुद अपना दिमाग दौड़ाता है। फिर वो बाकी के छात्रों के पास जाने से पहले गाली देने की खूब प्रैक्टिस करता है, ताकि वहां जाकर उसके मुंह से गाली निकल पाए, वरना उसकी बात में वजन नहीं आएगा। छात्रों के पास जाकर सुनील अपनी बात की शुरुआत गाली से ही करता है। तभी एक अंशुल नाम का छात्र सुनील को बताता है कि ऐसी भाषा आपको सूट नहीं करती, लेकिन सुनील अब और ज्यादा नाराज होकर सभी छात्रों को बाहर भेज देता है, सिवाय अंशुल के। फिर अंशुल सुनील का चेहरा देखकर घबरा जाता है, क्योंकि सुनील आज किसी और ही मूड में था। फिर वो अंशुल की जेब से उसकी डायरी निकालता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। अंशुल की हैंडराइटिंग देखकर सुनील समझ जाता है कि ये बच्चा बुरा नहीं है और इसमें कुछ कर दिखाने की काबिलियत है। अब सुनील अंशुल की खूब तारीफ करता है और उसे झांसे में लेकर ये बात उगलवाता है कि 180 छात्र तिहाड़ जेल से भागे कैसे। फिर अंशुल उसे बताता है कि ये काम बहुत ही आसान था, क्योंकि वे सब पुलिस के सामने ही भागे हैं। दरअसल जिस दिन सभी छात्रों के परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आए तो उनके हाथ में स्टैंप लगाया गया था, ताकि वे लोग छात्रों से अलग दिखें, लेकिन पसीने के कारण स्टैंप फीका पड़ गया और इस बात का फायदा छात्रों ने उठाया और परिवार वालों के हाथों से वो स्टैंप अपने हाथ में छाप लिया। फिर पुलिस वालों ने गिनती किए बिना ही केवल स्टैंप देखकर उन सभी को तिहाड़ जेल से बाहर भेज दिया, जिसके कारण 180 छात्र भी उनके साथ ही बाहर चले गए। अब अंशुल की बात सुनने के बाद सुनील हैरान रह जाता है, क्योंकि छात्रों ने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब सुनील, मंगत और दहिया ये बात जाकर एसपी को बताते हैं, लेकिन सुनील इस जानकारी का पूरा श्रेय मंगत को दे देता है, ताकि उसकी नौकरी बच जाए। एसपी इस जानकारी से खुश हो जाता है और मंगत को माफ कर देता है। अब एक तरफ तो सुनील और मंगत एसपी से बात कर रहे थे और दूसरी तरफ दहिया एसपी की पत्नी के साथ नैन मटक्का कर रहा था। दहिया की इस हरकत से साफ नजर आ रहा था कि एसपी की पत्नी और दहिया के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन एसपी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। फिर सुनील एसपी साहब को कहता है कि हमें भी क्लास में कुर्सी टेबल के बदले जाली लगवा देनी चाहिए, ताकि छात्रों और उनके परिवार वालों के बीच में दूरी बनी रहे। लेकिन तोमर सुनील की बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की कमाई हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। फिर तोमर एसपी को कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एसपी साहब को तो सुनील की बात पसंद आती है, इसलिए वो उससे सहमत हो जाते हैं।
फिर एसपी सुनील से कहते हैं कि जिस तरह से सी क्लास में जाली लगी हुई है उसी तरह बी में भी लगवा दो ताकि दोबारा ऐसा केस सामने ना आए। अब एसपी सभी को बाहर भेज देते हैं और सिर्फ सुनील को वहां पर रुकने के लिए कहते हैं। ये देखकर तोमर की आंखें लाल हो जाती है। तोमर को समझ में आ रहा था कि सुनील एसपी का भरोसा जीत रहा है, लेकिन एसपी के आदेश के आगे तोमर सुनील को कुछ भी नहीं कह सकता था। अब सुनील धीरे धीरे जेल के प्रबंधन को अपने हिसाब से चलाने लगा था। वो करतार और उजागर को भी अलग तो नहीं करता, मगर उन्हें अलग अलग काम दिलवा देता है ताकि वे एक दूसरे की शक्ल ना देखें। फिर वो कविता नाम की छात्र को गर्वित से मिलवाता है, क्योंकि कविता को छात्रों पर रिसर्च करनी थी और गर्वित इस काम में उसकी हेल्प कर सकता था। कुछ समय बाद बी क्लास में जाली लगना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर तोमर सुनील को बस घूरता ही रहता है, क्योंकि इसके अलावा तो वो उसे कुछ कह नहीं सकता था। तोमर एक भ्रष्ट अधिकारी था, इसलिए उसे वे लोग पसंद नहीं थे जो सच्चाई की राह पर चलते हैं। तोमर ने सुनील को भी बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना और आज एसपी की नजरों में उसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। अब हमें सुनील का एक अलग ही रूप देखने को मिला था, क्योंकि उसने अब वर्दी के पहने जॉगिंग सूट पहना हुआ था। सुबह जल्दी उठकर सुनील मुस्कुराते हुए जॉगिंग के लिए निकल जाता है और उसकी ये जॉगिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसका शरीर नहीं बन जाता। और इसी के साथ 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम एक सरदार लड़के को देखते हैं जिसको जमीन पर कोई बॉल पड़ी हुई मिलती है। दरअसल इस बॉल के अंदर ड्रग्स होते हैं, क्योंकि त्यागी अपना धंधा इसी तरह से छुप छुप कर चलाते थे। सरदार को जब पता चलता है कि इस बॉल में ड्रग्स हैं, तो वो उसे लेकर वहां से भाग जाता है और फिर जेल में जाकर चुपके से ड्रग्स बेच भी देता है। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इस हरकत से जेल में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दूसरी तरफ एसपी के घर पर दहिया और एसपी की पत्नी अकड़ बकड़ बम्बे बो खेलकर उठते हैं। फिर कुछ देर बाद एसपी भी अपने घर पर पहुंच जाता है, लेकिन दहिया तब तक वहां से जा चुका था। त्यागियों को जब तक पता चलता है कि उनकी बॉल चोरी हो गई है, तो उनका सबसे पहला शक हड्डी गैंग पर जाता है। उस दिन तारीख थी 25 जून 1983 यानी 1983 और इस दिन इंडिया और वेस्ट इंडीज का फाइनल मैच था। उस दिन पुलिस की पूरी टीम रेडियो पर कमेंट्री सुनने में लगी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ त्यागी गैंग के आदमी अनिल राणा के भाई मदन राणा को मार मारकर उसका बुरा हाल कर देते हैं। फिर अगले दिन तोमर अनिल राणा और सनी त्यागी को आमने सामने बिठाकर उनकी सुलह करवाता है, लेकिन सनी को बस अपना ड्रग्स वापस चाहिए था। फिर अनिल राणा तोमर को कहता है कि मेरी गैंग के किसी भी सदस्य ने उनकी बॉल नहीं चुराई, लेकिन फिर भी त्यागियों ने मेरे भाई को बुरी तरह से मारा। लेकिन तोमर जैसे तैसे उन दोनों को समझाता है और फिर उन्हें वहां से भेज देता है। अब तोमर ये सारी बात जाकर एसपी को बताता है, लेकिन एसपी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि जेल में ड्रग्स का धंधा भी चलता है। फिर एसपी साहब तोमर से पूछते हैं कि ये सब कब से चल रहा है, लेकिन तोमर उनसे झूठ कह देता है कि मुझे भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर तोमर एसपी साहब को कहता है कि मैं ये मामला खुद संभाल लूंगा और उसके बाद तोमर, दहिया और मंगत एसपी ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर निकलते ही मंगत तोमर से कहता है कि मेरे छोटे भाई के साथ कुछ समस्या हुई है, इसलिए मुझे एक हफ्ते के लिए घर जाना पड़ेगा। फिर तोमर मंगत से पूछता है कि क्या समस्या हुई है, लेकिन मंगत वजह बताने में हिचकिचा रहा था। फिर वो मंगत को छुट्टी देने से मना कर देता है, क्योंकि त्यागियों का मामला दहिया अकेले नहीं संभाल सकता था। फिर दहिया कहता है कि मंगत को जाने दीजिए, मैं सुनील के साथ ये सब संभाल लूंगा। लेकिन तोमर सुनील को इस केस में शामिल करने से साफ साफ मना कर देता है। छुट्टी न मिलने पर मंगत थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो तोमर से कोई सवाल नहीं करता। दूसरी तरफ सुनील आज बहुत खुश था, क्योंकि प्रिया ने उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। सुनील और प्रिया साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और उसके बाद प्रिया कुछ नॉन वेज खाने के लिए ऑर्डर करती है। नॉन वेज का नाम सुनते ही सुनील को अजीब सी फीलिंग आने लगती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी नॉन वेज नहीं खाया था। लेकिन प्रिया के प्यार में आज सुनील नॉन वेज भी खा लेता है। सुनील को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि जेल में इस वक्त क्या चल रहा है। फिर रात के समय मंगत कुछ नंबरदारों को लेकर सभी कैदियों की तलाशी लेता है, लेकिन किसी के पास भी ड्रग नहीं मिलते। सभी कैदियों के साथ साथ उस सरदार लड़के की भी तलाशी ली जाती है, जिसके बाद नंबरदार उसे अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहता है। अब भाई साहब, पगड़ी है सरदारों की शान, इसलिए वो लड़का पग उतारने से मना कर देता है। फिर मंगत तुरंत वहां पर आता है और उसे एक किनारे ले जाकर उसकी तलाशी लेने लगता है, लेकिन उस लड़के के पास से कुछ भी नहीं मिला था। अब सभी कैदियों की तलाशी पूरी हो जाती है, लेकिन किसी के पास से भी ड्रग्स नहीं मिलते। तभी मंगत ऑफिस में जाकर अपने घर पर कॉल करता है और बताता है कि मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन ये बात सुनते ही उसके घर वाले उसे ताना मारने लगते हैं। दरअसल मंगत का भाई किसी विद्रोह में जाने की जिद कर रहा था,
लेकिन मंगत उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर मंगत उसे समझाता है कि मैं तुम्हें विदेश में भेजने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये सब मत करो। लेकिन मंगत का भाई नहीं मानता। अब मंगत को इसी वजह से छुट्टी चाहिए थी ताकि वो घर जाकर अपने भाई को ठीक तरह से समझा सके। लेकिन तोमर के छुट्टी न देने के बाद ये मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा था। अगले सीन में हम गर्वित दुग्गल को देखते हैं जो कविता से रिसर्च को लेकर सवाल कर रहा था। फिर गर्वित कविता से कहता है कि ये लोग चिड़ियाघर के कोई जानवर नहीं है जो तुम इन पर रिसर्च कर रही हो। लेकिन कविता उसे कहती है कि मैं इसी बात का तो पता लगाना चाहती हूँ कि तुम लोग इंसान हो या जानवर। ये बात सुनकर गर्वित कविता से कोई और सवाल करता ही नहीं और उसे जेल दिखाने ले जाता है। कविता गर्वित से पूछती है कि वो यहाँ पर किस गुनाह के लिए बंद है, लेकिन गर्वित उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ दहिया के घर से उसके परिवार वालों का फोन आता है क्योंकि उन्होंने दहिया के लिए एक लड़की पसंद कर ली थी। दहिया उन्हें समझाता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन वे लोग नहीं मानते। फिर दहिया शादी की बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अगर सीमा को इस बारे में पता चला तो दहिया के साथ कुछ भी हो सकता है। उस समय सुनील और मंगत फोन पर बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें दहिया की शादी की बहुत खुशी होती है। फिर मंगत दहिया को बताता है कि जो सुनील कभी मांस मछली को हाथ तक नहीं लगाता, आज प्रिया के कहने पर उसने पूरी की पूरी फ्राइड बकरी खा ली। मंगत की बात सुनने के बाद दहिया हंसने लगता है और फिर वो भी जबरदस्ती सुनील को अपने साथ नॉनवेज खिलाने लगता है। अब तीनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। सैनी साहब सुनील के पास आते हैं और उसे मैगी दिखाकर बताते हैं कि इसे सिर्फ 2 मिनट में बनाया जा सकता है, जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही सही चीज है। फिर सुनील उनसे पूछता है कि आप खाना क्यों नहीं बना लेते, लेकिन तिहाड़ से घर दूर होने के कारण उसका खाना बनाने का मन ही नहीं करता। फिर सैनी साहब की बातें सुनकर सुनील उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहता है ताकि उनके आने जाने का समय बच सके, लेकिन इस काम के लिए उन्हें एसपी साहब की परमिशन चाहिए होगी। अब सुनील खुद एसपी के घर परमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसकी नजर दहिया पर पड़ती है जो एसपी के डर से झाड़ियों में छुपा हुआ था। कुछ देर बाद एसपी गुस्से में बाहर आता है और सुनील से पूछता है कि क्या तुमने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है, लेकिन सुनील उन्हें दहिया के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर जेल में वापस आने के बाद सुनील सीधा दहिया के पास जाता है और उसे समझाता है कि ये सब करना गलत है, लेकिन दहिया ऐसे अनजान बन जाता है कि उसे जैसे कुछ भी पता ही ना हो। फिर कुछ समय बाद वो दिन भी आ जाता है जब दहिया की शादी होनी थी। सुनील और मंगत दूर खड़े होकर दहिया और उसकी पत्नी को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में त्यागी अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा था। फिर सनी और लवली देर रात जाकर सभी कैदियों की तलाशी लेते हैं, लेकिन किसी के पास भी उन्हें ड्रग नहीं मिलते। और अब बारी थी सरदार गैंग की। फिर सनी सरदारों को भी तलाशी देने के लिए कहता है, लेकिन गुरतेज तलाशी देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ दहिया की शादी में एसपी तोमर और कई सारे ऑफिसर शामिल थे, लेकिन सीमा सिर्फ दहिया को ही घूर रही थी। फिर दहिया घबरा जाता है और सुनील के कान में कहता है कि जाकर सीमा मैडम को उलझाओ, नहीं तो वो मामला गड़बड़ कर देगी। फिर सुनील ठीक वैसा ही करता है जैसा दहिया ने उसे कहा था, लेकिन मौका मिलते ही सीमा दहिया के करीब आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। पीछे खड़े सब लोग ये सब देख रहे थे, इसलिए दहिया सीमा से अपना हाथ झटके से छुड़वा लेता है और उससे दूर चला जाता है। अब सुनील भी सीमा को वहां से ले जाता है और एक शांत जगह पर ले जाकर बिठा देता है। अब सीमा भी समझ गई थी कि सुनील इतनी देर से उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है। फिर वो सुनील के आगे एसपी की बुराई करने लगती है और कहती है कि जब तक इंसान आपसे लंबे समय तक ठीक से बात ना करे, तब किसी गैर मर्द की मुस्कान भी आपको बहुत खुशी दे जाती है। एसपी दूर खड़ा सुनील और सीमा को देख रहा था और उसके मन में भी अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। फिर शादी खत्म होते ही मंगत वापस तिहाड़ जेल चला जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पी लेने के कारण उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता। मंगत को वापस आता हुआ देखकर त्यागी डर जाते हैं और अपनी जेल में चले जाते हैं, लेकिन त्यागियों ने अब सरदारों से भी पंगा ले लिया था और अब इसके परिणाम क्या होंगे ये किसी को भी नहीं पता था। अगले दिन तोमर गुरतेज और सनी को आमने सामने बिठाकर उनकी सुलह करवाने लगता है, लेकिन इस बार सनी तोमर को ही चुप करवा देता है। गुरतेज के जाने के बाद सनी तोमर से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी और पत्नी को खुश देखना चाहते हो तो त्यागियों के बीच में मत आओ। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिया और सुनील एक ज्वेलरी शॉप में जाकर दहिया के कहने पर झुमके खरीदते हैं। फिर दहिया सुनील से वो झुमके मंगवाकर सीमा को दे देता है और कहता है कि अब वो आगे ये रिश्ता नहीं चला सकता, लेकिन ये बात सुनते ही सीमा नाराज हो जाती है और दहिया को वहां से चले जाने के लिए कहती है। फिर जब एसपी साहब अपने घर पहुंचते हैं तो वही झुमके उसको टेबल पर पड़े हुए मिलते हैं, जिसके बाद वो सीधा उसी ज्वेलरी की शॉप पर पहुंच जाता है
जहां से सुनील ने वो झुमके खरीदे थे। फिर पूछताछ करने पर एसपी को पता चल जाता है कि ये झुमके सुनील गुप्ता ने खरीदे थे और फिर उसकी आंखों में खून उतर जाता है क्योंकि उसको तो पहले से ही सुनील पर शक था। फिर एसपी सुनील को अकेले में बुलाता है और उसे जोरदार तमाचा मारता है और फिर वो सुनील को धमकी देता है कि मुझे कल से पहले तुम्हारा रिजाइन चाहिए। सुनील चाहता तो नहीं था कि दहिया का नाम बताए, लेकिन बात अब नौकरी पर आ गई थी और फिर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दहिया का नाम बता देता है। फिर अगले दिन तोमर को खबर मिलती है कि एसपी ने अपना ट्रांसफर करा लिया है। फिर ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर एसपी का सारा सामान गाड़ी में लदने के बाद दहिया अपनी पत्नी को देखता है जो गुस्से में वहां से जा रही थी। फिर सभी ऑफिसर्स एसपी साहब को सैल्यूट करके उनसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन दहिया जब अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो एसपी साहब वही झुमके उसके हाथ में रख देते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां पर सीमा आती है और जाने से पहले दहिया को गले लगा लेती है, जिसको देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उस समय सीमा के चेहरे पर ढेर सारे निशान बने हुए थे, जिनको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि पिछली रात एसपी ने उसको खूब मारा। फिर सारा किस्सा खत्म होने के बाद दहिया भी गुस्से में वहां से जाने लगता है। फिर सुनील उसे बहुत समझाता है कि मैंने अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन दहिया सुनील को जोर का घूसा मार देता है। फिर मंगत दहिया को पकड़ लेता है और कहता है कि अब की बार हाथ मत उठाना क्योंकि इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। फिर दहिया से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो सुनील को ये बात बता देता है कि ड्रग्स की सारी हेराफेरी सुनील की नाक नीचे से ही की जाती है। तोमर ने सुनील को इसलिए ये बात नहीं बताई थी क्योंकि वो तुम पर भरोसा नहीं करता। दहिया की बात सुनने के बाद सुनील को बहुत बुरा लगता है और वो भी गुस्से में वहां से चले जाता है। फिर तोमर दहिया और मंगत को समझाता है कि तुम्हें एक टीम की तरह काम करना होगा, क्योंकि अगर तुम लोग लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग हो गए तो त्यागियों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगले सीन में हम सुनील की फैमिली को देखते हैं जो आज अपने बड़े बेटे का रिश्ता एक अच्छे घर में करने जा रहे थे। फिर सुनील की माँ उसे समझाती है कि गलती से भी किसी को मत बताना कि तुम तिहाड़ जेल में नौकरी करते हो, क्योंकि हो सकता है कि वे लोग तिहाड़ का नाम सुनकर ही रिश्ते के लिए मना कर दें। अपनी माँ के आगे तो सुनील हाँ कह देता है, लेकिन जब अंदर जाने के बाद सब लोग उससे उसके काम के बारे में पूछते हैं तो सुनील बता देता है कि वो तिहाड़ जेल में जेलर है। फिर वो अपने काम को लेकर बड़ी बड़ी व्याख्याएं देता है और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, इसके लास्ट 3 एपिसोड मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।